नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अपने प्रदेश में पानी की कमी के चलते जो किसान नए फलदार बाग लगाना चाहते हैं उनके लिए जरूरी है कि नया बाग लगाने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। तो आप बाग लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोंता के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी गढ़वाल से। ये जो इस समय पर बारिश का मौसम है और इसमें हम अच्छा बगीचा लगा करके और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फलों की सफल व्यावसायिक बागवानी के लिए बाग लगाने से पहले कागज पर वृहद योजना सावधानी पूर्वक बनानी चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। बाग लगाने की योजना बनाते समय आगे बताए जा रहे मौलिक सिद्धांतों पर अमल करना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सही स्थान एवं उपयुक्त मृदा का चुनाव। व्यावसायिक दृष्टि से बाग लगाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जो शहर के नजदीक हो एवं यातायात की पर्याप्त सुविधा हो। जहां तक उचित मृदा की बात आती है तो बाग लगाने से पहले मिट्टी परीक्षण अवश्य करा लें। मिट्टी रिपोर्ट के आधार पर फल वृक्ष का चुनाव करें या फिर आवश्यकता अनुसार मिट्टी को उपचारित करें तथा जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वर्षा के दिनों में बरसात का पानी फल वृक्ष के तने के संपर्क में न आवे। इसमें क्या होता है किसान भाइयों कि अगर कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का हमें फलदार पौधा का बगीचा लगाना है तो उसमें लगाने से 1 से 1.5 महीने पहले हमें गड्ढे खोदने पड़ते हैं और उन गड्ढों को अच्छी तरीके से धूप में सुखाना पड़ता है। उसके बाद में क्या करते हैं, 1-1.5 महीने के बाद में हमें उनमें प्लांटेशन करते हैं हम। तो गड्ढे खोदने की एक प्रक्रिया होती है। तो प्रक्रिया में क्या करते हैं कि जैसे बड़ी साइज के जो फलदार पौधे हैं जैसे बील हुआ, इनके लिए हम क्या करते हैं कि लगभग 8 से 10 मीटर की दूरी तय की गई है इनके लिए। और जो बीच की साइज के पौधे हैं जैसे हमारा अनार है, नींबू है, इनके लिए हम लगभग 6 बाई 6 मीटर की दूरी तय करते हैं। हालांकि अनार में हम 5 बाई 5 रखते हैं, नींबू वर्गीय में 6 बाई 6 मीटर रखते हैं। और एकदम जो छोटी साइज के पौधे हैं, पपीता है, फालसा है, इनमें हम 2 बाई 2 मीटर की दूरी रखते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि गड्ढे खोदने, तो गड्ढे की एक फिक्स साइज होती है। जो बड़े पौधे हैं उनके लिए हम 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खुदवाते हैं। और जो बीच की साइज के पौधे हैं जैसे हमारा अमरूद है, ये नींबू वर्गीय फसलें हैं या अनार है, इनके लिए हम 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा बनवाते हैं। और ये जो छोटे पौधे हैं जैसे पपीता है, फालसा है, इनके लिए हम 1.5 फीट चौड़ा और 1.5 फीट गहरा गड्ढा बनवाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इनको बना करके और 1 से 1.5 महीने के लिए खुली धूप में छोड़ते हैं ताकि अच्छे से इनको धूप लग जाए। उसके बाद में अगर बगीचे की मिट्टी खराब है तो मिट्टी हम बाहर से मंगवा लेते हैं, जो मिट्टी है भरवा लेते हैं। और मिट्टी भरवाने के बाद में लगभग एक गड्ढे में हम लगभग 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, लगभग 100 ग्राम म्यूरेटो पोटाश डालते हैं और 50 ग्राम यूरिया डालते हैं। 50 ग्राम नीम की खली डालना जरूरी है और उसके साथ में 20 ग्राम कार्बोफ्यूरान डालते हैं। और इसमें 20 ग्राम सूक्ष्म खाद भी अगर ऐड कर देते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है, वो फलदार पौधे उसमें अच्छे लगते हैं। ये सारा हम जो ऊपर वाला जहाँ पर जड़ क्षेत्र आता है उसके आसपास में हम ये मिला करके रखते हैं और बारिश के समय पर फिर हम इसमें पौधारोपण करते हैं। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए गुणवत्ता युक्त पौधे की प्राप्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें, जैसे कि पौधे स्वस्थ एवं विश्वसनीय पौधशाला से ही खरीदें। इसके साथ ही समय पर पौधे का ऑर्डर देकर बुक करा लें जिससे लगाते समय पौधे उपलब्ध हो सके। देशी एवं कलमी पौधे की पहचान भली भांति करा लें एवं पौधे अधिक आयु के नहीं होने चाहिए। यह देख लें कि पौधे की जड़ें अच्छी तरह हैं या नहीं। साथ ही मिट्टी की पिंडी टूटने न पाए। पौधारोपण करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो पौधा है वो शाम के समय ही लगाना चाहिए, क्योंकि अगर दिन में हम पौधा लगाते हैं तो पौधा कहीं से बाहर से आया है और उसकी जो पॉलीथीन होती है उसको हटा करके या जड़ें उसकी बिखर जाती है, तो दिन में क्या होता है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पौधा करता है, उसके द्वारा उससे काफ़ी पानी निकलता है और अगर जड़ें उसकी डिस्टर्ब है तो वो पानी सोख नहीं पाता है, इस वजह से पौधा मर जाता है। और अगर हम उसको शाम के समय लगाते हैं
तो रात भर में उसकी जड़ें सेट हो जाएगी, वाष्पोत्सर्जन होगा नहीं और पौधा जो है वो अच्छा सा सेट हो जाएगा, उसकी मृत्यु दर काफ़ी कम हो जाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं कि इस तरीके से हमने पौधा लगा दिया है। पौधा लगाने के 1 महीने के बाद में मात्र 20 ग्राम यूरिया प्रति पौधे के हिसाब से डालना है और उसके 1 महीने के बाद में 20 ग्राम यूरिया प्रति पौधे के हिसाब से डालना है। जब तक पौधे की जड़ें सेट नहीं हो जाएं, अच्छा नहीं हो जाएं, तब तक हमें पौधे को हल्की सिंचाई देते रहना चाहिए ताकि पौधे की जड़ें सेट हो जाए और सेट होने के बाद में तीसरे चौथे दिन हमें उसकी सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। तिलहनी फसलों में तिल का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी खेती हमारे प्रदेश के कम और मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रमुखता से की जाती है। और जो किसान तिल की बुआई करना चाहते हैं वो इसकी वैज्ञानिक तकनीक से कैसे करें बुआई, आइए जानते हैं। में तिलहनी फसलों की बात करें तो वर्षा आधारित जो फसल है उसमें तिल का एक महत्वपूर्ण स्थान है और इससे जहाँ पर कि पानी की कमी होती है, सिंचाई की कमी होती है, किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। किसान भाइयों, वैसे तो तिल की कई प्रजातियां विकसित हैं, लेकिन तिल की अधिक पैदावार लेने के लिए आपको भूमि की किस्म एवं प्रक्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्मों का चयन करना होगा। तो तिल की कौन कौन सी है उन्नत किस्में, आइए इस बारे में जानते हैं। क्षेत्र के अनुसार जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उसमें हम देखें जवाहर तिल 7, जवाहर तिल 8, जवाहर तिल 22, जवाहर तिल 55 या टीके G32 करके जो प्रजाति है उसको भी आप लगा सकते हैं। 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन प्राप्त होता है। अच्छे उत्पादन के लिए सबसे पहले बात आती है कि इसके लिए उपयुक्त प्रक्षेत्र की या मिट्टी का चुनाव की जरूरी है। तो सबसे पहले जो बलुई दोमट मृदा है वहाँ पर इसकी खेती अच्छी होती है, जहाँ पर रेतीली मृदा है। अधिक रेतीली में नहीं होती है परंतु भारी मिट्टियाँ इसके लिए ठीक नहीं हैं। तो इस तरह से जो बलुई दोमट रेतीली मृदा हैं वहाँ पर इसके लिए मिट्टी का चुनाव करें। और दूसरा हम देखें कि जल भराव उन क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मिट्टी के चुनाव के बाद खेत की तैयारी की बात करें तो 3 से 4 बार अच्छी तरह से खेत की जुताई करके खरपतवारों से रहित करें, घास कचरा नहीं होना चाहिए और जुताई करके पाटा लगा दें इसमें 1-2 बार। खेत भुरभुरी अच्छी तरह से तैयार हो जाना चाहिए। फसल की अच्छी पैदावार हो और अधिक पैदावार मिले, इसके लिए संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए किसान कौन सा खाद व उर्वरक ले और इसका इस्तेमाल किस तरह से करें, इस बारे में जानते हैं। किसान भाई, इसमें खाद और उर्वरक की बात करते हैं तो खाद उर्वरक में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है इसको रासायनिक उर्वरकों से देते हैं। यदि देशी खाद की उपलब्धता है तो 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप जब ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं उस समय अच्छी सड़ी हुई गोबर को खाद का उपयोग कर लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के साथ साथ में ये तिलहनी फसल है, इसलिए 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें सल्फर का उपयोग, गंधक जिसे किसान भाई कहते हैं, उसका उपयोग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो सिंचित क्षेत्र हैं वहाँ पर किसान भाई 30 किलोग्राम नाइट्रोजन के साथ साथ में 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर बुवाई के समय उपयोग करें और शेष जो नाइट्रोजन की मात्रा है 30 किलोग्राम उसको जब पहला पानी लगाएं या बारिश हो, फसल जब आपकी 25 से 30 दिन की हो उस समय छिड़काव द्वारा दे देना चाहिए। परंतु किसान भाई जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ पर नाइट्रोजन की केवल 30 किलोग्राम मात्रा ही उपयोग करेंगे बुवाई के समय। फास्फोरस 30 किलोग्राम, पोटास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम खाद उर्वरक का उपयोग करते हुए इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आज के समय में कोई भी फसल कीट और रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है, इसीलिए फसल को कीट और रोगों से बचाने के लिए सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीज उपचार। तो किसान अपने स्तर पर किस तरह से करे बीज उपचार, वह इस प्रकार से है। इसके बाद आती है बीज की। तो बीज में हम देखें कि इसका 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की बात करते हैं, परंतु बहुत छोटा दाना होने के अनुसार किसान भाई इसको 2 से 2.5 या 2 से 2.5 किलोग्राम बीज है जो प्रति हेक्टेयर के बोने के लिए ही पर्याप्त होता है। तो किसान भाई इसमें फफूंदी नाशक दवा जैसे कि कार्बेंडाजिम है 3 ग्राम प्रति
ग्राम के हिसाब से बीज को उपचार करने के साथ साथ में थायोमेथाक्साजाम जो दवा आती है उससे भी बीज को उपचारित करें। खेती में एक महत्वपूर्ण पहलू है बुआई का। तो तिल की बुआई की सही विधि और दूरी क्या है, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। बुवाई की विधि की बात करें तो किसान आमतौर पर छिड़काव विधि से ही उपयोग करते हैं, परंतु ये अवैज्ञानिक विधि है। बीज की मात्रा भी ज़्यादा लगती है, जमाव भी कम होता है, इसलिए सीड ड्रिल का ही उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। लाइन से लाइन की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें और बीज क्या है जो 8 से 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी होना चाहिए। और हम देखते हैं कि इसको 1 से 1.5 इंची गहराई पर बीज को ही बुवाई करें। अब इसके बाद खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो खरपतवार नियंत्रण में खरीफ की फसल होने के नाते विशेष समस्या होती है। यदि जहाँ तक संभव हो आसानी से लेबर उपलब्ध हो तो निराई गुड़ाई कर देना चाहिए। पहली निराई गुड़ाई है वो लगभग 20 से 25 दिन की अवस्था पर और दूसरी 40 दिन की फसल अवस्था है उस समय किया जाए। जल प्रबंधन की बात की है किसान भाई तो वैसे तो वर्षा आधारित फसल है, इसकी जो जल मांग है बहुत कम है, वो 30 से 35 हेक्टर सेंटीमीटर ही है। तो इस दशा में हम देखें कि वैसे तो वर्षा के आधार पर ही उत्पादन होता है, परंतु किन्हीं क्षेत्रों में यदि बीच में वर्षा का अंतराल ज़्यादा हो जाता है तो उस दशा में एक हल्की सी सिंचाई करके आप इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। परंतु ये भी ध्यान रखें प्रारंभिक अवस्था में जिन क्षेत्रों में आप तिल रहे हैं वहाँ जल भराव किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। यदि जल भराव होता है तो फसल की जो वृद्धि है, विकास है पौधे का, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, फसल आपकी बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए जल निकास का समुचित प्रबंधन करें तो इस तरह से हम देखेंगे कि आप तिल की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है सेवर जिला भरतपुर से सुखदेव सिंह ने। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जानकारी चाहते हैं तो सुखदेव जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आप लोग खेती में हमारे किसान लोग हैं बहुत मेहनती हैं। आप लोग साल भर गर्मी में, धूप में, बरसात में, ये सारे समय में आप लोग अपने मेहनत करके खेती करते रहते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि आपके जो खेती के बाद भी जितना आप लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, जितना आपको लाभ मिलना चाहिए, ये हमेशा नहीं मिल पाता है और इसी कारण से धीरे धीरे खेती से लोगों का रुझान भी कम होता जाता। कई बार ये देखा गया है कि खरीदार न मिलने पर किसानों की फसल बर्बाद चली जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है किसान और बाजार के बीच तालमेल की कमी। कई बार बाजार में एक ही प्रकार के इतने उत्पाद आ जाते हैं कि किसानों को अपने उत्पाद का बहुत कम दाम मिलता है। कभी कभी तो लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। किसानों की इस समस्या का हल कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्ट खेती के जरिए निकाला जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती से फसल की बर्बादी रोकी जा सकती है और किसानों को भी उनके उत्पाद की मुनासिब कीमत मिल जाती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई बड़े जो एंटरप्रेन्योर है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर है जो पर्टिकुलर कोई प्रोड्यूस हुआ, जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जी हुआ या आलू जैसे हुआ या कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोड्यूस को उनके पास जब अच्छा मार्केट उन लोगों को मिल जाता है तो वो लोग किसान लोगों के पास आते हैं। उनके साथ एक लिखित में वो लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और उनसे वो लोग खेती पर्टिकुलर चीज़ का खेती करते हैं और उसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में उनका सारे जो प्रोड्यूस है उसको उसको प्रोक्योर कर लेते हैं और उसका मार्केटिंग का जो अरेंजमेंट है वो जो बड़े व्यवसायी है उस चीज़ को करते हैं। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत किसानों के बीच सौदा तय होता है जिसमें उत्पाद की मात्रा, क्वालिटी और दाम पहले तय कर लिए जाते हैं। फिर चाहे बाजार में कोई भी दाम हो, किसानों को अपने उत्पाद का तय मूल्य कंपनी द्वारा दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती का मकसद है फसल उत्पाद के लिए तयशुदा बाजार तैयार करना। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना भी कॉन्ट्रैक्ट खेती का उद्देश्य है।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बार अगर किसान किसी बड़े जो ग्रुप के साथ अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रॉपर एग्रीमेंट हो पाता है, जिससे सारे जो पॉइंट्स में प्रॉपरली म्यूचुअली एग्री करके उसमें वो लोग साइन करते हैं एमओयू में, तब किसान अपना पूरे जो अपना शक्ति है अपना प्रोडक्शन में लगाते हैं और अपना जो बेचने का जो उनको दिक्कत होता है वो नहीं रहता है। तो इससे किसान लोग ज़्यादा फायदा पा सकते हैं, क्योंकि बहुत किसान को मार्केट के पास ज़्यादा अच्छा एक्सेस नहीं रहता है। तो इस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। अनुबंध पर खेती के तहत किसानों को बीज, ऋण, उर्वरक, मशीनरी और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जा सकती है, ताकि उनकी उपज कंपनियों की आवश्यकताओं के ही अनुरूप हों और किसानों को कंपनियों की तरफ से पूर्व निर्धारित बिक्री मूल्य मिल सके। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जनरली जो भी फार्म करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो फार्म उसके लिए जो बीज, स्पेसिफिक बीज हुआ या स्पेसिफिक खाद हुआ, उसको वो लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने वाले जो बड़े फार्म होते हैं उनको तकनीकी सहायता भी देते हैं और उसके बाद किसान जो अपना खेती करते हैं और उसका प्रोड्यूस को वो लोग प्रोक्योर कर लेते हैं। इस तरह की खेती बढ़िया और सरल है और किसानों को मंडियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, न ही उन्हें खेती बाड़ी से जुड़े कामों के लिए बीज और ऋण जुटाने की कोई चिंता करनी पड़ती है। इस तरह के अनुबंध से किसानों के लिए बाजार में उनकी उपज की मांग एवं इसके मूल्यों में उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है। इसी तरह कंपनियों के लिए कच्चे माल की अनुपलब्धता का जोखिम घट जाता है। अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट खेती को अपनाने से पहले कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन समझदारी से कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट खेती करने पर आपको निश्चित ही अच्छा फायदा होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करने से पहले किसान भाइयों को कुछ चीज़ों को जरूर ध्यान देना चाहिए। पहले वो तो पता करें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो संस्थाएं अवेलेबल हैं उनके साथ जोड़ने से पहले पता करें कि जो कमोडिटी का खेती वो लोग कराना चाहते हैं उसके लिए उनका जो मिट्टी है, उनका जो जलवायु है वो रियली सूटेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग साइन करने से पहले आसपास के कोई भी जो तकनीकी संस्था है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हुआ, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी हुए, और उसके बाद वो लोग अगर उसके लिए उपयुक्त है तो ज़रूर वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब वो लोग एमओयू उसका जो बनाए कंपनी के साथ, उसमें ये सारा चीज़ का प्रॉपरली उसमें मेंशन होना चाहिए, कितना उनको मुनाफा मिलेगा, कि किस रेट में वो लोग उससे प्रोड्यूस करेंगे, कि कितना मात्रा में वो लोग प्रोड्यूस करेंगे, ये सारा चीज़ का उनका जिससे वो लोग भी कुछ जानकारी दे सकें। तो किसान भाइयों जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जुड़ना चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर आप लोग दूसरे का ज़रूर राय लेना बहुत ज़रूरी है, जो एक्सपर्ट्स है उनका राय लेना ज़रूरी है। जो कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जोड़ना चाह रहे हैं उनका ज़रूर आप लोग राय लें, उनके उस कंपनी के जेन्युइनिटी के बारे में ज़रूर आप लोग राय लें, उनका कितना वो लोग जेन्युइन है। और जो आपके साथ एमओयू हो रहा है और उस एमओयू को ज़रूर आप किसी जानकार व्यक्ति के साथ ज़रूर आपने चर्चा करें, वो कितना जिसमें जो लिखित कंडीशंस है वो कितना रिलायबल है, ताकि आप लोग फ्यूचर में कभी आप लोग के साथ ठगी ना हो जाए। ये सारे सावधानियां अगर हम लोग ढंग से अगर बरत लेते हैं, सब बहुत सारे कागज़ को हम लोग अगर ठीक से देख लेते हैं, तो इससे हम लोग अपने लिए एक बहुत ही एक फ़ायदेमंद एक लाइवलीहुड हम लोग बना सकते हैं। थैंक यू। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। वर्षा जल की एक एक बूंद के महत्व को समझा हमारे एक किसान ने।
पेड़ी ट्रांसप्लांटर द्वारा अब आसानी से हो सकेगी धान की रोपाई। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।